Good morning, all of you. Yesterday, I have discussed the Act of Settlement Act 1781. Today, I will discuss before you the Pits of India Act, the Charter of 1813, and the Charter of 1833. After that, the Government of India Act 1858. तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो कि 1781 में जो पारित किया गया था, जिसके माध्यम से कलकत्ता का शासन रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से होता था तथा एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की सरकारों को विधि बनाने का अधिकार दिया गया था। लेकिन एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में पारित होने के बावजूद भी कंपनी के शासन के ऊपर नियंत्रण नहीं स्थापित कर सका। ब्रिटिश संसद चाहती थी कि कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखा जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पिट्स का इंडिया एक्ट 1784 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इसने कंपनी के शासन पर नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी का व्यापारिक कार्य प्रदान किया तथा एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की, जिसे कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों में के निरीक्षण तथा नियंत्रण का अधिकार दिया। इस प्रकार से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की गई, जो कि कंपनी पर नियंत्रण तथा निरीक्षण का कार्य किया करते थे। धीरे धीरे कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ता गया और कंपनी चाहती थी कि जिस प्रकार से भारत में जो है, भारत के अलावा अन्य देशों में जो ब्रिटिश उपनिवेश हैं, उसकी निगरानी रखी जाती है। उसी प्रकार से दो प्रकार के प्राधिकारी, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दो प्रकार के प्राधिकारी हो गए। जिन्हें भारतीय उपनिवेशों पर नियंत्रण तथा निगरानी का अधिकार दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था? कंपनी के शासन पर नियंत्रण था, निरीक्षण का अधिकार था। और यद्यपि कंपनी पर ब्रिटिश संसद और भी अधिक प्रतिबंध लगाना चाहती थी, इसलिए समय समय पर उन्होंने कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास किया। इसलिए एक और अधिनियम पारित किया गया, जिसे एक्ट ऑफ 1793 पारित किया गया, जिसमें कंपनी के शासन की अवधि को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। तत्पश्चात 1813 का एक एक्ट आया, 1813
1813 का एक एक्ट आया जिसने 1813 का एक एक्ट आया जिसने भारत में कंपनी का व्यापार करने का अधिकार समाप्त कर दिया। 1813 का चार्टर एक्ट एक राजलेख आया 1813 में, जिसने शासन में महत्वपूर्ण सुधार किया। इसने क्या किया कि भारत में जो कंपनी का एकाधिकार था, जो मोनोपोली थी, उसको इस एक्ट ने समाप्त कर दिया। और इस एक्ट के द्वारा बंगाल, बिहार था, उड़ीसा की सरकारों को जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया था, वह कानून जो सरकारों द्वारा बनाया जाता था उसका अनुमोदन ब्रिटिश सरकार किया करती थी। उसका अनुमोदन जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया। तो 1813 से के अधिनियम ने भी कंपनी के शासन पर नियंत्रण स्थापित करने की पूरी कोशिश की। तत्पश्चात ब्रिटिश संसद ने 1833 के का महत्वपूर्ण चार्टर 1833 का चार्टर ब्रिटिश संसद के समक्ष रखा। इस चार्टर ने कंपनी के शासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस चार्टर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अंत करने तथा भारत में केंद्रोन्मुख व्यवस्था स्थापित करने की तरफ कदम बढ़ाया और कंपनी के प्रबंध में परिवर्तन करने की कोशिश की और कंपनी के ऊपर नियंत्रण करने की लगातार जो है ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि कंपनी के ऊपर नियंत्रण रखा जाए। और इस चार्टर का प्रमुख उद्देश्य था, इस चार्टर ने एक प्रमुख भूमिका निभाई। इसका प्रमुख उद्देश्य बनाया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, इस गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर बनाया गया, ऑल इंडिया का गवर्नर। जनरल था, उसको ऑल इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अर्थात शासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इसमें बंगाल का गवर्नर अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा और जो बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की सरकारें थीं, इनको जो विधि बनाने का अधिकार था, इनको यह ब्रिटिश सरकार के अनुमोदन द्वारा ही संभव हो सका। तत्पश्चात इसके बाद गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी, उसमें एक विधि सदस्य की भी नियुक्ति की गई। विधि सदस्य को व्यक्तियों, वस्तुओं, न्यायालयों तथा किसी स्थान के संबंध में निर्णय का अधिकार दिया गया था, उस पर राय देने का अधिकार दिया गया था कि किसी भी मामले पर, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे न्यायालय हो, संस्था हो, वस्तु हो, उसके संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, विधि सदस्य उस पर अपनी राय दिया करता था। तथा ब्रिटिश संसद को भारत के शासन पर उसके अधिकार को कायम किया गया। ब्रिटिश संसद भारत के शासन पर अपना अधिकार रखती थी
और इस शासन ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना अंकुश लगाया कि कंपनी के अधिकारी जो नियंत्रण से अनियंत्रित हो चुके थे उनको जो है नियंत्रण रखने की कोशिश किया। तो इस चार्टर ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत किया और 1833 के चार्टर में के द्वारा ही जो अधिनियम तक पास होता था उसको विनियम कहा जाता था। लेकिन 1833 के चार्टर ने महत्वपूर्ण काम यह था कि अब जो नियम बनाए जाते थे वो अधिनियम का नाम दिया गया और भारत में एक लॉ कमीशन की नियुक्ति की गई। भारत में एक विधि आयोग बनाया गया। फर्स्ट लॉ कमीशन वाज substituted in 1833. This was the first law commission which was substituted in 1833. फर्स्ट जो है लॉ कमीशन आया। फर्स्ट लॉ कमीशन प्रथम विधि आयोग में एक प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई जिसने विधियों के संहिताकरण की दिशा में अपना कार्य प्रारंभ किया। अर्थात इसके पहले विधियां क्या थी, कोडिफाइड नहीं थी और इस संहिता ने कोडिफिकेशन की तरफ महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ किया और लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में आईपीसी था, सीआरपीसी इंडियन पेनल कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का संहिताकरण किया गया। इसके पश्चात अनेक विधियों का फिर संहिताकरण प्रारंभ होने लगा क्योंकि इसके पहले जो विधियां बनाई जाती थी न्याय सम्या सदविवेक के आधार पर होती थी या ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा पारित विधियां भारत में लागू होती थी। लेकिन 1833 के चार्टर के द्वारा भारत परिषद जो यहाँ की सरकारें थी गवर्नर जनरल को भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया और उस गवर्नर जनरल के द्वारा ही फर्स्ट लॉ कमीशन की नियुक्ति की गई जो कि भारत में विधियों के संहिताकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसके बाद पिट्स का इंडिया एक्ट जो पारित किया गया था 1784 में जो कि कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण नहीं रख सका, इस नियंत्रण और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कंपनी के ऊपर नियंत्रण रखने में उपयोगी साबित नहीं हुआ। इस प्रकार से एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया 1858 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक पास किया गया 18 दिसंबर पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1858 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है इसके द्वारा इन ऑफ द रूल ऑफ द कंपनी इन इंडिया, इन ऑफ द रूल ऑफ द कंपनी, भारत में
जो 1858 का अधिनियम है, इसने भारत में कंपनी के शासन का अंत किया। 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसने कंपनी के शासन का अंत हुआ। इसलिए यह अधिनियम अपने में महत्वपूर्ण है। और चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो एकाधिकार स्थापित किया गया था, उस एकाधिकार को खत्म करने के लिए 1833 का चार्टर एक्ट आया। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की कि कंपनी के प्रबंध पर नियंत्रण रखा जाए। लेकिन कंपनी जो है एक गैर जिम्मेदाराना सरकार की तरह काम कर रही थी, इसलिए कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसद ने नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश की और 1858 में अंत में जाकर के कंपनी के शासन का अंत भी हो गया। यहाँ तक कि ब्रिटिश संसद भी ये नहीं चाहती थी कि कंपनी का शासन जारी रखा जाए, तथा ब्रिटिश साम्राज्य भी इसको अच्छा नहीं समझती थी। और उस समय एक महत्वपूर्ण घटना भी घटी, जो कि 1857 की राज्य क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1857 में एक क्रांति हुई, महत्वपूर्ण क्रांति हुई, 57 रेवोल्यूशन, इसे म्यूटनी कहा जाता है। म्यूटनी 1857 में राज्य क्रांति हुई। इस राज्य क्रांति में भी, इस राज्य क्रांति के द्वारा भारत में कंपनी के शासन का अंत हो गया और ब्रिटिश संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया। एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट, एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1858 में कंपनी के शासन का अंत कर दिया। भारत के लिए भारत सरकार एक अधिनियम पारित किया गया 1858 में, जिसने कंपनी के शासन का अंत कर दिया। 1858 में जो अधिनियम पारित किया गया, इसके द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और कंपनी का शासन सीधे ब्रिटिश सम्राट के हाथ में हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य जो है के आज्ञा के अनुसार ही शासन किया जाने लगा। तो कहने का तात्पर्य है, ब्रिटिश साम्राज्य से जो भी ब्रिटिश संसद कानून पारित करती थी, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा दिया गया आदेश माना जाने लगा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया एवं भारत का शासन सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया भारत के लिए एक भारत के राज्य सचिव बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया तथा भारत का शासन भारत के राज्य सचिव द्वारा शासित किया जाने लगा।
मीन्स ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में भारत का एक राज्य सचिव हुआ। ब्रिटिश सरकार ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की। अब भारत का शासन भारत के राज्य सचिव द्वारा किया जाने लगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया गया। इस प्रकार से राज्य सचिव जो होता था उसको सहायता सलाह देने के लिए परिषद होती थी, भारतीय परिषद में 15 सदस्य होते थे, जिसमें 8 सदस्यों को सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था तथा 7 सदस्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नियुक्त किया जाता था। इस प्रकार से 15 सदस्य होते थे और 9 ऐसे सदस्यों को नियुक्त किया जाता था जिन्हें भारत में रहने का 10 वर्ष का अनुभव होता था। तो इस प्रकार से भारत का शासन भारत के राज्य सचिव द्वारा किया जाने लगा और जो ये परिषद थी, भारतीय परिषद, यह जो है राज्य सचिव के नियंत्रण तथा निरीक्षण के अंतर्गत कार्य करती थी। तत्पश्चात जो राज्य सचिव होता था इसको प्रतिवर्ष का जो मालगुजारी होता था उसका लेखा जोखा करने का अधिकार दिया गया था। मीन्स प्रतिवर्ष का जो रेवेन्यू होता था प्रत्येक वर्ष का जो रेवेन्यू होता था इसका लेखा जोखा ब्रिटिश संसद के समक्ष रखना होता। इसको राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसको राज्य सचिव कहा जाता है, इसको एवरी ईयर का रेवेन्यू जो है ब्रिटिश संसद के समक्ष रखना होता है तथा प्रत्येक वर्ष की भौतिक तथा नैतिक रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करनी होती थी। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में कंपनी के शासन का अंत हुआ और सीधे शासन जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत जो है ब्रिटिश सरकार के साम्राज्य के हाथों में आ गया और संसद द्वारा जो वहाँ से कानून निर्मित होता था वह भारत पर लागू होने लगा। और इस प्रकार से जो भारत का शासन स्थापित हुआ वह ब्रिटिश साम्राज्य के राजलेख द्वारा उद्घोषित किया गया। कंपनी के सरकार शासन का अंत जो है 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने जो कंपनी के शासन का अंत किया वह ब्रिटिश साम्राज्य के एक राजलेख द्वारा उसको उद्घोषित किया गया, जिससे कि भारत में कंपनी के शासन का अंत हुआ। और यह कहा जा सकता है कि इसके विषय में ये कहा गया है कि इसने भारत में जो है भारत के संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। मीन्स 1858 का जो अधिनियम है ये भारत के संवैधानिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना सिद्ध हुई और इस संवैधानिक इतिहास ने भारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जिससे कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार खत्म हुआ। और यह कहा गया है 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, 1833 का चार्टर एक्ट को के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री पामरस्टन ने
कहा था, एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि भारत का शासन, कंपनी का शासन भारत में उत्तरदायित्व विहीन, असुविधाजनक, क्लेशकर एवं जटिल हो गई है। दुर्भाग्यवश यह विधेयक संसद में पास न हो सका, किंतु जो है अगली सरकार ने पुनः इस विधेयक को संसद के समक्ष रखा और यह विधेयक जो है पारित किया गया, जिसे जो है द एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया 1858 के नाम से जाना जाता है, जिसने कि भारत में कंपनी के शासन को अंत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस तरह से भारत सरकार अधिनियम 1858 जो पारित किया गया, उन्होंने पूरी तरह से कंपनी के शासन का अंत किया और भारत में जो है भारतीय संसद द्वारा जो ब्रिटेन की संसद द्वारा जो नियम कानून बनते थे, सीधे भारत की जनता पर जो है एक आदेश के द्वारा, ब्रिटिश साम्राज्य के आदेश के द्वारा लागू किया जाने लगा। तत्पश्चात एक महत्वपूर्ण अधिनियम आया, जिसे 1919 के अधिनियम के नाम से जानते हैं। 1919 का अधिनियम मिंटो मार्ले रिफॉर्म, मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स। अतः यह कहा जाता है कि 1919 में यह अधिनियम, एक अधिनियम पास किया गया, जिसको मिंटो मार्ले अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और इस अधिनियम ने भारत सरकार अधिनियम जो 1919 का पास हुआ, इसने महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। संवैधानिक विकास के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। थैंक यू वेरी मच।